इनकम पेबल नेट ऑफ टैक्स सेक्शन 195A। तो देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, जब एक अरेंजमेंट या एग्रीमेंट हो जाता है पेयर एंड पे के बीच में कि जो हम पे की इनकम होगी तो उसके ऊपर जो टैक्स होगा वो पेयर खुद से बॉर्न करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर 100 रुपये की इनकम है तो यहाँ पर पे ही बोल देता है कि मैं तो नेट 100 रुपये लूंगा, उसके ऊपर जो भी टैक्स वगैरह है वो पेयर खुद से बॉर्न करेगा। तो यहाँ पे TDS के लिए हम उसे 100 रुपये को इस तरीके से ग्रॉसअप कर देंगे कि आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स, तो जो एग्रीमेंट के परसेंट जितना पेबल था टू पे उतना पे को चला जाए एंड टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दे पेयर अपनी तरफ से। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर 100 रुपये पे करने थे हमें एज पर एग्रीमेंट, तो अभी 100 रुपये को माना जाएगा कि केवल 90% है। अगर TDS का रेट हम यहाँ पे 10% मानते हैं तो इसे माना जाएगा कि 90% है एंड 100 को 90% से डिवाइड करके ये आएगा 111 रुपये एंड फिर 111 रुपये का 10% यानी कि 11 रुपये से डिडक्ट करने के बाद 100 रुपये पे कर दिए जाएंगे पे को। तो ये पे के लिए यहाँ पर 100 रुपये पूरे चले गए, बट यहाँ पर इनकम मान ली जाएगी 111 रुपये एंड उसके ऊपर जो 10% का टैक्स था वो पेयर ने अपनी पॉकेट से पे कर दिया। ठीक है, सेक्शन 196 इंटरेस्ट और डिविडेंड और अदर सम्स पेबल टू गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक और सर्टेन कॉर्पोरेशंस। नो डिडक्शन ऑफ टैक्स शेल बी मेड बाय एनी पर्सन फ्रॉम एनी सम्स पेबल टू। तो यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं होगी, चाहे कोई भी पर्सन कोई भी सम पे कर रहा है टू गवर्नमेंट, RBI और कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर द सेंट्रल एक्ट विच इज इन लॉ फॉर द टाइम बिंग फॉर एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स और अ म्यूचुअल फंड। अगर इन्हें कोई भी सम पे करा जा रहा है इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड इन रेस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज और शेयर ऑन्ड बाय अबव एंटिटीज इन विच दे हैव फुल बेनिफिशियल इंटरेस्ट, तो इस पर यहाँ पे कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं करेगा कोई भी पर्सन। सर्टिफिकेट फॉर डिडक्शन ऑफ अ टैक्स एट अ लोअर रेट सेक्शन नंबर 197। In the case of any income of any person or sum payable to any person, income tax is required to be deducted at the time of credit or payment, as the case may be, at the rates in force as per the provision of section 192 salary, 193 ये interest on securities, 194 dividend, 194A interest other than interest on securities, 194C contract, 194D insurance commission, 194G lottery betting sale of lottery betting ticket commission, 194H commission, 194I rent, 194J professional services, 194K इंटरेस्ट ऑन यूनिट्स, 194LA कंपल्सरी एक्विजिशन, 194M ये आपका मिक्स ऑफ 194C, 194H एंड 194J एंड 194A ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो अगर इनमें किसी को भी यहाँ पे कोई टैक्स वगैरह डिडक्ट करने की रिकमेंड आती है, assessee कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द AO फॉर डिडक्शन ऑफ अ टैक्स एट लोअर रेट और फॉर नॉन डिडक्शन। तो यहाँ पर assessee AO के पास एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है फॉर द लो टैक्स डिडक्शन और नो टैक्स डिडक्शन। If the AO is satisfied that the total income of the recipient justify the deduction of an income tax at lower rates or no deduction of the income tax as the case may be, he may give to the assessee such certificate as may be appropriate। तो अगर AO को लगता है कि हाँ ठीक है assessee की कंटेंशन यहाँ पे ठीक है कि उसका लो टैक्स है नो टैक्स यहाँ पे डिडक्ट करना चाहिए, तो इस केस में वो उसे एक सर्टिफिकेट दे सकता है। एंड अगर यहाँ पे AO कोई सर्टिफिकेट इशू कर देता है तो अब इसके बाद पर्सन जो भी उसे कोई भी अमाउंट पे कर रहा है इन दीज सेक्शंस, तो उसे उसी रेट के ऊपर TDS डिडक्ट करना है या TDS डिडक्ट नहीं करना, जैसा भी सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन है, जब तक वो सर्टिफिकेट इन फोर्स है। सच सर्टिफिकेट इज कैंसल्ड बाय द AO अनटिल एंड अनलेस सच सर्टिफिकेट इज कैंसल्ड बाय द AO, यानी कि जब तक वो सर्टिफिकेट आपका इन फोर्स है तब तक उसी रेट्स के ऊपर आपको TDS डिडक्ट करना है। सेक्शन 197A नो डिडक्शन इन सर्टेन केसेस। अब कुछ केसेस के अंदर डिडक्शन नहीं करना। दिस सेक्शन इनेबल्स एन इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट इन इंडिया whose estimated total income of the previous year is less than the basic exemption limit। कि अगर कोई इंडिविजुअल है जो कि रेजिडेंट इन इंडिया है एंड उसकी एस्टिमेटेड इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट यानी कि 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख एज द केस में भी, टू रिसीव डिविडेंड और एनी सम आउट ऑफ नेशनल सेविंग स्कीम अकाउंट विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट 194 और 194EE रेस्पेक्टिवली। तो वो बोल सकता है कि भाई मेरे को जो डिविडेंड की इनकम आ रही है, नेशनल सेविंग स्कीम से इनकम आ रही है, तो उससे पे बिना 194 194EE का टैक्स डिडक्ट कर मेरे को दे दीजिए, क्योंकि मेरी जो इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है। डिक्लेरेशन विल हैव टू बी टू द इफेक्ट दैट द टैक्स ऑन द एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द डिक्लेरेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच इनकम इज टू बी इंक्लूडेड इन कंप्यूटिंग हिज टोटल इनकम विल बी निल। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन स्टेप्स होनी चाहिए कि जो ये मेरी डिविडेंड की या नेशनल सेविंग स्कीम से जो इनकम है, ये इनकम मेरी टोटल इनकम के अंदर ऐड होने के बाद मेरी टोटल इनकम के ऊपर टैक्स पेबल निल बनेगा। तो इस केस में वो यहाँ पे बोल सकता है कि मेरा कोई भी TDS डिडक्ट ना करा जाए, अदरवाइज उसे फिर बाद में वो उसका रिफंड वगैरह क्लेम करना होगा। तो वो सभी यहाँ पे कंप्लायंसेस के पछड़ों से बचने के लिए वो सीधे यहाँ पे इस तरीके की एक डिमांड कर सकता है। इनेबलिंग प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 192A, 193, 194A, 194D, 194D, 194I, 194K बाय पर्सन अदर देन कंपनीज एंड फर्म्स। तो यहाँ पे कंपनी एंड फर्म को छोड़कर नो डिडक्शन ऑफ टैक्स शेल बी मेड अंडर द अबव प्रोविजंस ऑफ द एक्ट वेयर अ पर्सन हु इज नॉट अ कंपनी ऑफ फर्म, यानी कंपनी ऑफ फर्म को छोड़कर कोई और पर्सन अगर कोई फर्निश कर देता है एक डिक्लेरेशन इन द राइटिंग इन डुप्लीकेट दैट द टैक्स ऑन हिज एस्टिमेटेड टोटल इनकम विल बी निल,
यानी कि ये सभी इनकम्स को ऐड करने के बाद भी जो मेरी टोटल इनकम के ऊपर टैक्स बनेगा वो नील बनेगा। तो इस केस में उसका भी यहाँ पे कोई टैक्स डिडक्ट नहीं करा जाएगा, बट वो फर्म और कंपनी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चल फाइलिंग डिक्लेरेशन नॉट परमिसेबल इफ द इनकम एग्रीगेट ऑफ द इनकम्स एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अब बट यहाँ पर अगर ये जितनी भी आपको इनकम मिल रही है, डिक्लेरेशन कैन नॉट बी फर्निश्ड वेयर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ नेशनल सेविंग स्कीम, पेमेंट ऑफ प्रीमेच्योर विड्रॉल फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, income from interest on securities, interest other than interest on securities, insurance commission, payment in respect of life insurance policy, rent, income from units, एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स ऑफ इनकम 1 to 9, इन सभी का एग्रीगेट या इनमें से कोई भी एक आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से खुद से ही ज़्यादा है। यानी मान लीजिए आपको यहाँ पे रेंट इतना मिल रहा है कि वो आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा का है, तो इस केस में यहाँ पर आप ये डिक्लेरेशन नहीं दे सकते, यहाँ पर आपका टैक्स डिडक्ट होगा। Enabling provision for filing of declaration by resident senior citizen for non-deduction of tax at source. For a resident individual who is of the age of 60 years or more at any time during the previous year, no deduction of tax shall be made under the section 182, 193, 194, 194A, 194D, 194A, 194W, 194I, 194K. If such individual furnish a declaration that tax on his total estimated income in the previous year in which such total income is to be included shall be nil. कि अगर वो एक डिक्लेरेशन फाइल कर देता है कि मेरी टोटल इनकम जिस पे ये सारी इनकम इंक्लूड करी जाएगी वो मेरी नील होगा उसके ऊपर टैक्स, तो फिर उस केस में यहाँ पे टैक्स डिडक्ट नहीं करा जाएगा। ठीक है जी, चलिए। एंड यहाँ पर ऑन रिसिप्ट ऑफ द डिक्लेरेशन रेफर्ड इन सबसेक्शन 1, 1A और 1C, द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू डिलीवर और कॉस्ट टू डिलीवर टू द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर 1 कॉपी ऑफ द डिक्लेरेशन ऑन और बिफोर 7th of the month फॉलोइंग द मंथ इन विद द डिक्लेरेशन इज फर्निश्ड। तो जब भी इसके पास ये डिक्लेरेशन आएगी, जिस पर्सन को रेस्पॉन्सिबिलिटी है TDS डिडक्ट करने की, तो जब उसके पास एक डिक्लेरेशन आ गई कि मेरी TDS को डिडक्ट मत नहीं करा जाए, तो उसे ऑन और बिफोर 7th of the month फॉलोइंग द मंथ, यानी कि मान लीजिए अगर मेरे पास ये 15 अक्टूबर को ये डिक्लेरेशन कोई देता है, तो मेरे को यानी कि फॉलोइंग मंथ नवंबर उसकी 7 तारीख से पहले पहले ये मेरे को डिक्लेरेशन फर्निश करनी है टू द प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर। ठीक है, सेक्शन 198, टैक्स डिडक्टेड इज इनकम रिसीव्ड। तो जितना भी आपका टैक्स डिडक्ट कर लिया गया है वो डिडक्टी का इनकम मान लिया जाएगा, जो भी टैक्स डिडक्ट हुआ वो डिडक्टी की इनकम बना दिया जाएगा। बट जो टैक्स डिडक्ट हुआ अंडर सेक्शन 192 1A नॉन मॉनेटरी परक्यूसिट्स पे, और जो टैक्स डिडक्ट करा गया अंडर सेक्शन 194 कैश विड्रॉल पे, इसे इनकम नहीं बनाया जाएगा। क्रेडिट फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 199, तो ये क्रेडिट किसे दिया जाएगा? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इन अकॉर्डेंस विद द अबव प्रोविजन एंड पेड टू द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी ट्रीटेड एज पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ, तो किसके बिहाफ पे? पर्सन फ्रॉम होम हुज इनकम द डिडक्शन वाज मेड, जिसकी इनकम में से वो डिडक्शन करी गई थी उसकी मानी जाएगी कि इनकम है, उसके ब्याज पे जमा कराया है। ऑनर ऑफ द सिक्योरिटी, डिपॉजिटर, ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, यूनिट होल्डर और शेयर होल्डर। ठीक है, तो इनके ब्याज पे मान जाएगा कि उसने टैक्स जमा कराया है। 37BA, क्रेडिट फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 199। Rule 37BA provides that credit for the tax deducted at source and paid to the central government would be given to the person to whom the payment has been made or credit has been given on the basis of information relating to the deduction of tax furnished by the deductor to the income tax authority। तो इसे यहाँ पे टैक्स का क्रेडिट दे दिया जाएगा, तो जो डिडक्टर अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह फर्निश करेगा कि उसने किसके ब्याह पे, किस इनकम के ब्याह पे कितना टैक्स डिडक्ट करके यहाँ पे जमा कराया है, तो जिसके भी ब्याह पे उसने जमा कराया है उसे वहाँ पे वो क्रेडिट दे दिया जाएगा TDS का। Where whole or any part of the income on which tax has been deducted at source is assessable in the hands of a person other than the deductee, यानी कि मान लीजिए टैक्स डिडक्ट तो हुआ मेरा, बट मेरी इनकम टैक्सेबल होती है इन हैंड्स ऑफ एनी अदर, यानी कि जैसे हमने पढ़े थे क्लबिंग के प्रोविजन कि किसी और के हाथ में टैक्सेबल होती है मेरी इनकम। तो अगर ये किसी और के हाथ में टैक्सेबल होती है तो जो क्रेडिट मिलेगा वो उस पर्सन को मिलेगा जिसके हाथ में टैक्सेबल होगी। क्रेडिट फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एज द केस में बी शैल बी गिवन टू द अदर पर्सन एंड नॉट टू द डिडक्टी, तो इसका क्रेडिट मेरे को नहीं मिलेगा, अदर पर्सन को मिलेगा। However, deductee should file a declaration with the deductor and the deductor should report the tax deduction in the name of the other person। बट इसके लिए मेरे को यहाँ पर बताना होगा कि मेरी इनकम दूसरे पर्सन के साथ क्लब हो जाएगी एंड मेरी इनकम के लिए आपको जो डिडक्शन कर रहे हैं तो उसमें आप जो इन्फॉर्मेशन फर्निश करेंगे वाइल मेकिंग पेमेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस टाइम पे पैन वगैरह ये दूसरे पर्सन का, यानी पर्सन अदर देन डिडक्टी का यहाँ पे आपको मेंशन करना है, तभी ये हमें प्रोविजन अप्लाई होगा। Where tax has been deducted at source and paid to the central government and the income is assessable over a number of years, अगर इनकम नंबर ऑफ ईयर्स ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स आपकी असेसेबल होगी एज इनकम, तो फिर इस केस में जो आपको क्रेडिट मिलेगा वो भी ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स ही आपको मिलेगा प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। सेक्शन 200, ड्यूटी ऑफ पर्सन डिडक्टिंग टैक्स। द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग द टैक्स एट सोर्स शुड डिपॉजिट द सम सो डिडक्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट।
तो जो भी पर्सन टैक्स डिडक्ट करता है उसे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा करवाना है, ऐसा नहीं उसे जमा डिडक्ट करके अपने पास ही रख कर बैठ जाए, उसे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा करवाना है। Further, an employer paying tax on the non-monetary perquisites provided to the employee in accordance with the section 192(1)(a) should deposit within the prescribed time the tax to the credit of the central government। तो जो एम्प्लॉयर अगर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स पे खुद से टैक्स पे कर रहा है तो 192(1)(a) के अंदर उसे विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वो टैक्स को जमा करवाना है। रूल नंबर 30, prescribed type and mode of payment to the government account of TDS or tax paid under section 192(1)(a). All sum deducted in accordance with chapter 17B by an office of the government shall be paid to the credit of the central government। यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट के ऑफिस ने ही TDS डिडक्ट करा है तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को कब तक वो पे कराना है? द सेम डे वेयर द टैक्स इज पेड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ एन इनकम टैक्स चालान। अगर इनकम टैक्स चालान जनरेट नहीं कराया तो सेम डे ही वो डिपॉजिट कराना है विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन अदर केस ऑन और बिफोर 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिडक्शन इज मेड और इनकम टैक्स इज ड्यू अंडर सेक्शन 192(1)(a) वेयर द टैक्स इज पेड अकम्पेंड बाय द इनकम टैक्स चालान। अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट TDS डिडक्ट करता है एंड दैट वुड बी अकम्पेंड बाय द इनकम टैक्स चालान तो उस केस में उसे ऑन और बिफोर द 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिडक्शन इज मेड और इनकम टैक्स इज ड्यू अंडर सेक्शन 192(1)(a) उसे TDS जमा कराना है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, इन अदर केसेस यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग वाले केसेस में तो अगर आपका मार्च महीने में आपने कोई अमाउंट पे करा या क्रेडिट करा तो उस केस में 30 अप्रैल तक आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कराना है। और बाकी इसके अलावा किसी भी और महीने के अंदर फॉर एग्जांपल अप्रैल है तो 7th में यानी कि द टैक्स डिडक्टेड शुड बी पेड ऑन और बिफोर द 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिडक्शन इज मेड और इनकम टैक्स इज ड्यू अंडर सेक्शन 192(1)(a)। ठीक है, तो अप्रैल के लिए 7th मई के लिए 7th जून। ठीक है, इन स्पेशल केसेस द AO may with the prior approval of the joint commissioner permit quarterly payment of the tax deducted under section 192 salary, 194A interest other than interest on securities, 194D इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन, 194H कमीशन। तो AO विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ जॉइंट कमिश्नर ये अलाउ कर सकता है कि यहाँ पर आप क्वार्टरली पेमेंट कर सकते हैं टैक्स की। एंड उसके लिए क्या क्या डेट्स होंगी? ऑन और बिफोर 7th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर। तो आपका फर्स्ट क्वार्टर यानी कि जैसे अप्रैल टू जून तो इस केस में आपको 7 जुलाई तक सबमिट करना है। फिर आपका नेक्स्ट जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई टू सितंबर का क्वार्टर तो इस केस में आपको 7 अक्टूबर। आपका थर्ड क्वार्टर सितंबर टू दिसंबर तो इस केस में आपको 7 जैन। एंड आपका फोर्थ क्वार्टर जैन टू मार्च तो इस केस में आपको 7 अप्रैल नहीं, रदर इस केस में आपको 30 अप्रैल तक का टाइम मिलेगा। ठीक है जी। टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194IA इमूवेबल एक्वायर, 194IB इमूवेबल भाड़ा, 194M मिक्स ऑफ 194C, 194H, 194J हैव टू बी रेमिटेड विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ डिडक्शन। तो जिस भी महीने में आपने वो डिडक्ट करा उसके विद इन द 30 days आपको वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कराना है विद अ चालान कम स्टेटमेंट 26QB, 26QC, 26QD। ठीक है जी, चलिए। The following person are responsible for preparing such statement for such periods as may be prescribed after paying the tax deducted to the credit of central government within the prescribed time. Any person deducting any sum on or after 1st of April 2005, any person being an employer referred in 192(1)(a। तो इन पर्सनस को एक प्रेस्क्राइब्ड स्टेटमेंट भी बनाने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, चलिए। The deductor may also deliver to the prescribed authority a correction statement। अब ये करेक्शन स्टेटमेंट भी दे सकते हैं फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एनी मिस्टेक टू ऐड, डिलीट और अपडेट द इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड इन द स्टेटमेंट डिलीवर्ड अंडर सेक्शन 200 सबसेक्शन 3। तो जो भी इन्होंने स्टेटमेंट दिया उसके अंदर इन्हें कोई भी मॉडिफिकेशंस करने हैं, कुछ ऐड, डिलीट या अपडेट करना है तो उसके लिए ये यहाँ पर रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हैं, करेक्शन स्टेटमेंट दे सकते हैं। रूल नंबर 31A हमें बताता है सबमिशन ऑफ क्वार्टरली स्टेटमेंट के बारे में। एवरी पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर चैप्टर 17B शैल डिलीवर और कॉस्ट टू बी डिलीवर द फॉलोइंग क्वार्टरली स्टेटमेंट टू द DGIT सिस्टम और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 230। तो अभी जो हमने पढ़ा था कि वो एक प्रेस्क्राइब्ड स्टेटमेंट इन्हें बनाकर सबमिट करना होगा, तो वो प्रेस्क्राइब्ड स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट होगा? वो क्वार्टरली स्टेटमेंट इन्हें बनाकर सबमिट करना होगा टू DGIT सिस्टम्स को। स्टेटमेंट ऑफ TDS अंडर सेक्शन 192 यानी कि सैलरी वाले केस में 24Q इन्हें ये क्वार्टरली स्टेटमेंट देना होगा। और स्टेटमेंट ऑफ TDS अंडर अदर सेक्शन फ्रॉम सेक्शन 193 टू 196D इन फॉर्म नंबर 26Q इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल डिडक्टीज। तो सभी डिडक्टीज के लिए 26Q, बट अगर डिडक्टी है बीइंग अ नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेजिडेंट और अ फॉरेन कंपनी और अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट तो उसके केस में फॉर्म नंबर 27Q। एंड आपको कब तक जमा कराना है? तो क्वार्टर एंडिंग 30 जून के लिए 31 जुलाई, 30 सितंबर क्वार्टर एंडिंग 31 अक्टूबर, 31 दिसंबर के लिए 31 जैन एंड 31 मार्च के लिए 31 मई। इसमें क्योंकि 31 मार्च वाले केस में 30 अप्रैल तक तो आप पेमेंट ही करते हैं टैक्स का, तो अब पेमेंट के बाद एक महीना यानी कि 31 मई तक आप यहाँ पर जमा करा सकते हैं अपना क्वार्टरली स्टेटमेंट। पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 194IA इमूवेबल एक्वायर, IB
इमूवेबल भाड़ा M have to furnish to the principal director general of the income tax system in the case of 194 IBIM DGIT systems or the person authorized by them a challan cum statement in 26 QB QC QD respectively within 30 days from the end of the month of the deduction of tax. तो ये जब आप पेमेंट करते हैं उसी के साथ विद इन द 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच डिडक्शन इज मेड, ये आपको स्टेटमेंट भी साथ में फर्निश करने होते हैं. सेक्शन नंबर 200A, करेक्शन ऑफ द अरिथमेटिक मिस्टेक्स एंड एडजस्टमेंट ऑफ इनकरेक्ट क्लेम ड्यूरिंग द कंप्यूटराइज्ड प्रोसेसिंग ऑफ द TDS स्टेटमेंट. तो 200A हमें बताता है अबाउट द प्रोसेसिंग ऑफ द TDS स्टेटमेंट. तो जो हम TDS स्टेटमेंट फर्निश करते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेसिंग होती है एंड उस प्रोसेसिंग में क्या क्या होता है, फॉलोइंग एडजस्टमेंट कैन बी मेड ड्यूरिंग द कंप्यूटराइज्ड प्रोसेसिंग. एनी अरिथमेटिक एरर इन द स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट के अंदर कोई भी अरिथमेटिकल एरर है यानी कि आपने 2 + 2 5 लिखा हुआ है तो वो अरिथमेटिकल एरर को ठीक कर दिया जाएगा. और एनी इनकरेक्ट क्लेम इफ सच इनकरेक्ट क्लेम इज अपरेंट फ्रॉम एनी इन्फॉर्मेशन इन द स्टेटमेंट, अगर आपने कोई इनकरेक्ट क्लेम डाल दिया है स्टेटमेंट के अंदर तो उसे ठीक कर दिया जाएगा. तो ये 2 एडजस्टमेंट आपकी करी जा सकती है 200A के अंदर. एंड इनकरेक्ट क्लेम अपरेंट फ्रॉम एनी इन्फॉर्मेशन इन द स्टेटमेंट, ये बोलने का मतलब क्या है, क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ एन एंट्री इन द स्टेटमेंट ऑफ एन आइटम which is inconsistent with another entry of the same or some other item in the such statement. तो यानी अगर मान लीजिए आपके सेम स्टेटमेंट के अंदर कोई और आइटम भी है एंड उससे आपकी कोई यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी है तो उस इनकंसिस्टेंसी को यहाँ पर बोला जाएगा इनकरेक्ट क्लेम अपरेंट फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन इन द स्टेटमेंट. और इन रेस्पेक्ट ऑफ रेट ऑफ डिडक्शन, अगर मान लीजिए रेट ऑफ डिडक्शन के अंदर आपने कोई आपकी गड़बड़ हो गई है कि कहीं पे आपका 10% का आपने TDS डिडक्ट कर लिया जबकि वहाँ पे 30% TDS डिडक्ट होना चाहिए था, तो इस केसेस को भी यहाँ पर इनकरेक्ट क्लेम बोला जाएगा, इनकरेक्ट क्लेम अपरेंट फ्रॉम एनी इन्फॉर्मेशन इन द स्टेटमेंट. अ फी ऑफ ₹200 फॉर एवरी डे वुड बी लेविड अंडर सेक्शन 234E फॉर लेट फर्निशिंग ऑफ द TDS स्टेटमेंट फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ TDS स्टेटमेंट. तो जो TDS स्टेटमेंट फर्निश करने की ड्यू डेट है अगर आप उससे लेट TDS स्टेटमेंट फर्निश करते हैं तो उस केस में ₹200 पर डे की आपके ऊपर फी लगेगी यहाँ पर अंडर सेक्शन 234E. ठीक है जी. However, the total amount of fee shall not exceed the total amount of tax deductible collectible and such fee has to be paid before delivering the TDS statement. But वो जो आपकी फी है वो total amount of fee should not exceed the tax deductible or collectible. And ये फी आपको जिस टाइम पर आप TDS स्टेटमेंट फर्निश करेंगे उसके साथ साथ आपको खुद से ही पे करनी है. An intimation will be prepared and generated and sent to the director specifying his tax liability or the refund due within 1 year from the end of the financial year in which statement is filed. The refund due shall be granted to the director. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलर टू डिडक्ट और पे. तो अब कोई पर्सन जिसे TDS डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट थी या तो वो डिडक्ट नहीं करता, या कोई एम्प्लॉयर जिसे 192 सबसेक्शन 1A के अंदर नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स पे खुद से TDS पे करना है वो पे नहीं करता, या कोई और पर्सन जो TDS डिडक्ट कर लेता है बट वो पे नहीं करता, तो इस केस में उसे असेसिन डिफॉल्ट बना दिया जाएगा. एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट एनी सम और एन एम्प्लॉयर पेइंग टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स अंडर सेक्शन 192(1A) shall be deemed to be an assessing default if he does not deduct or does not pay or after deducting fails to pay whole or any part of the tax. ठीक है. तो या तो ये डिडक्ट नहीं करता या पे नहीं करता या डिडक्ट करने के बाद पे नहीं करता, तो 3 सर्कमस्टांसेस में assessing default बना दिया जाएगा एज पर सेक्शन 201. नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ डीमिंग प्रोविजन. बट इसे assessing default कब नहीं माना जाएगा कि जिस पर्सन को TDS डिडक्ट करना था अगर उसने TDS डिडक्ट करे बिना पे को अमाउंट पे कर दिया बट पे ने अपने रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 फाइल करी हो एंड उसने अपनी इनकम के अंदर उस पर्टिकुलर इनकम को ऐड कर लिया हो एंड उसके ऊपर उसने इनकम टैक्स पे कर दिया होना चाहिए. अगर ये 3 काम पे ही कर देता है एंड पेयर एक सर्टिफिकेट ले लेता है अकाउंटेंट से एंड पेयर फर्निश सर्टिफिकेट टू दिस इफेक्ट फ्रॉम एन अकाउंटेंट इन सच फॉर्म एज मे बी प्रेस्क्राइब, देन इन दैट केस पेयर ने भले ही डिडक्ट नहीं करा TDS बट स्टिल पेयर को यहाँ पर असेसिन डिफॉल्ट नहीं बनाया जाएगा. Any person who fails to deduct the whole or any part of the tax shall not be deemed to be an assessing default in respect of such tax if such payee has furnished his return of income, taken into account such sum for computing income, has paid the tax due on the income and the payer furnishes certificate. ठीक है जी. तो इस केस में assessing default नहीं बनाया जाएगा. इंटरेस्ट लाइबिलिटी. अब अगर कोई पर्सन को assessing default बना दिया जाता है तो फिर उस पर इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आती है एंड इंटरेस्ट किस रेट से लगता है, तो इंटरेस्ट लगता है 1% के रेट से या 1.5% के रेट से. तो 1% कब लगता है अगर असेसी डिडक्ट ही नहीं करता, तो जिस दिन उसे डिडक्ट करने की लायबिलिटी थी उस दिन से जिस दिन वो डिडक्ट करता है उस दिन तक 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के रेट से उस पर इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा. बट अगर असेसी डिडक्ट कर लेता है बट डिडक्ट करने के बाद उसे पे नहीं करता, तो मतलब उसने पहले डिडक्ट कर लिया और अब उसे पे नहीं कर रहा है, यानी कि वो अमाउंट को यूज और कर रहा है अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो इस केस में इंटरेस्ट लगेगा 1.5% फॉर द मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ.
तो जिस दिन उसने डिडक्ट करा एंड जिस दिन वो एक्चुअली पे करता है टू द फंड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इस बीच में जितने भी मंथ्स होंगे तो मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के रेट से इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। For failure to deduct tax at the rate of 1% for every month or part of the month on the amount of such tax from the date on which tax was deductible, जिस दिन डिडक्ट करना था, to the date on which such tax was actually deducted, जिस दिन डिडक्ट करा, and simple interest at the rate of 1.5% for every month or part of the month from the date on which tax was deducted, यानी जिस दिन डिडक्ट कर लिया गया to the date on which tax is actually paid, और जिस दिन वो एक्चुअली पे करा गया। तो इस बीच में जो गैप होगा तो इस केस में उस पर 1.5% के रेट से पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ पे इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। एंड टाइम लिमिट क्या है कि ये उसे असेसिन डिफॉल्ट कब तक बनाया जा सकता है, तो ऐसा नहीं कि उसे जन्म जन्मांतर तक कभी भी उसे खोलकर बैठ जाएंगे कि भैया आपको असेसिन डिफॉल्ट बना दिया हमने, तो उसके लिए यहाँ पर एक्ट के अंदर एक टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब करी गई है। तो नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 201 सबसेक्शन 1 शैल बी पास्ड एट एनी टाइम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 7 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द पेमेंट इज मेड टू द क्रेडिट इज गिवन, यानी कि जिस ईयर के अंदर आपने पेमेंट करी थी या क्रेडिट करा था उसके एंड से 7 साल के अंदर ही अंदर, मान लीजिए आपने यहाँ पे डिडक्ट नहीं करा, तो जिस साल में आपने पेमेंट करी जिसके ऊपर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं करा उसके 7 साल के अंदर ही अंदर आपको यहाँ पे 201 सबसेक्शन 1 का ऑर्डर पास करके आपको असेसिन डिफॉल्ट बनाया जा सकता है। 7 साल के बाद आपको असेसिन डिफॉल्ट नहीं बनाया जा सकता। 7 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द पेमेंट इज मेड और क्रेडिट इज गिवन, और 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द करेक्शन स्टेटमेंट इज डिलीवर्ड अंडर द प्रोवाइजर टू सेक्शन 200 सबसेक्शन 3। तो हमने पढ़ा था कि करेक्शन स्टेटमेंट भी फर्निश कर सकते हैं हम यहाँ पर, कि मान लीजिए आपको कोई अरिथमेटिकल एरर है या आपको बाद में कोई ऐड अमेंड ऑल्टर करना है, कुछ मॉडिफाई करना है या आपको कोई चेंजेस करने हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे करेक्शन स्टेटमेंट फाइल कर सकते थे एज पर द प्रोवाइजर टू सेक्शन 203। तो अब इस केस में अगर आपने वो करेक्शन स्टेटमेंट फाइल कराए तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने वो करेक्शन स्टेटमेंट फाइल कराए उसके एंड से विद इन द 2 years, ठीक है। तो 7 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच पेमेंट इज मेड और क्रेडिट इज गिवन, और 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच करेक्शन स्टेटमेंट इज फर्निश्ड एज पर द प्रोवाइजर टू द सेक्शन 200 सबसेक्शन 3 विच एवर इज लेटर। तो जो भी इन दोनों का लेटर होगा उस पीरियड तक उसे असेसिन डिफॉल्ट बनाया जा सकता है अंडर सेक्शन 201 सबसेक्शन 1, अदरवाइज उसे असेसिन डिफॉल्ट नहीं बनाया जा सकता। ठीक है जी, बट यहाँ पर ये टाइम लिमिट कब नहीं लगेगी, तो मैंने आपको बताया था कि 3 डिफॉल्ट होते हैं। पहला डिफॉल्ट कि आपने डिडक्ट नहीं करा, दूसरा डिफॉल्ट कि आपने पे नहीं करा, तीसरा डिफॉल्ट कि आपने डिडक्ट कर लिया बट आपने पे नहीं करा। तो ये जो मैंने यहाँ पे आपको टाइम लिमिट बताई थी ये केवल फर्स्ट सर्कमस्टांसेस कि आपने डिडक्ट नहीं करा, तो उस केस में ये टाइम लिमिट्स लगेंगी। आपने खुद से पे नहीं करा 192 सबसेक्शन 1 में, एम्प्लॉयर ने नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स पे टैक्स पे नहीं करा, या फिर आपने डिडक्ट कर लिया और पे नहीं करा, तो इस केस में यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं है एंड आपको जन्म जन्मांतर तक कभी भी आपको असेसिन डिफॉल्ट बना दिया जाएगा अंडर सेक्शन 201 सबसेक्शन 1। The time limit has been specified only for the passing of orders relating to the default contemplated in 1 above. 1 क्या है? Does not deduct the tax. There is no time limit in respect of other defaults. ठीक है जी, तो आपने या तो पे नहीं करा या डिडक्ट कर लिया, पे नहीं करा, तो इस केस में कोई टाइम लिमिट नहीं है। No time limits have been prescribed for the order under section 201 subsection 1 where such deductor has deducted but not deposited the tax deducted at source, as this would be a case of defalcation of the government dues. तो ये तो आपने गवर्नमेंट के पैसे चोरी कर लिए कि आपने उसके गवर्नमेंट के नाम पे आपने डिडक्ट कर लिया और आप उसे खुद रख के बैठ गए, तो यहाँ पे आपने डिफॉल्केशन कराए, तो इस केस में आपको कभी भी असेसिन डिफॉल्ट घोषित कर दिया जाएगा। द एम्प्लॉयर हैज फेल्ड टू पे द होल और पार्टली टैक्स अंडर सेक्शन 192 बने, तो अगर एम्प्लॉयर पे नहीं करता या डिडक्टी इज अ नॉन रेजिडेंट, कि अगर मान लीजिए आपने जिसे पेमेंट करी है तो वो नॉन रेजिडेंट है, तो अब इस केस में उससे तो रिकवरी करना टैक्स की बड़ा मुश्किल है नॉन रेजिडेंट से, तो इस केस में भी अगर आपने किसी नॉन डिडक्टी को पेमेंट कर दिया विदाउट डिडक्शन ऑफ द टैक्स, तो भी आपको कभी भी पूरी लाइफ टाइम आपको 201 सबसेक्शन 1 का असेसिन डिफॉल्ट बना दिया जा सकता है। ठीक है जी, चलिए सर्टिफिकेट फॉर टैक्स डिडक्टेड सेक्शन 203। तो सेक्शन 203 हमें क्या बताता है कि जिस भी पर्सन की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है टैक्स डिडक्ट करने की, टैक्स डिडक्ट करने के बाद उसे डिडक्टी को एक सर्टिफिकेट और इशू करना होता है, जिसके अंदर वो बताता है क्या क्या बताता है कि टैक्स डिडक्ट कर लिया गया है, एंड उसमें वो बताता है कि कितना टैक्स उसने डिडक्ट करा था एंड किस रेट पे डिडक्ट करा था। एवरी पर्सन डिडक्टिंग द टैक्स एट सोर्स हैव टू इशू अ सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट टैक्स हैज बीन डिडक्टेड, स्पेसिफाई द अमाउंट सो डिडक्टेड एंड द रेट एट व्हिच द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो जो भी अदर पर्टिकुलर्स अगर कोई प्रेस्क्राइब करे गए तो वो भी उसे साथ में वो सर्टिफिकेट के अंदर लिखकर उसे बता दें। एवरी पर्सन बीइंग एन एम्प्लॉयर 192(1)(a), अगर कोई एम्प्लॉयर है जो 192 सबसेक्शन 1(a) में नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स पे खुद से टैक्स पे कर रहा है, तो उसे भी अपने एम्प्लॉय को एक सर्टिफिकेट इशू करना है जिसके अंदर वो बताएगा कि टैक्स पे कर दिया गया है, कितना टैक्स पे करा गया है एंड किस रेट से टैक्स पे करा गया है। ठीक है जी, तो ये सर्टिफिकेट इशू करना मैंडेटरी है। सर्टिफिकेट ऑफ टीडीएस टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन 203। तो इसमें टाइम लिमिट क्या बताता है, रूल नंबर 31 हमें टाइम लिमिट्स के बारे में बताता है
कि हमें फॉर्म नंबर 16 इशू करना होता है इन द केस ऑफ सैलरी। तो अगर कोई भी सैलरी आपने पे करी है 192 के अंदर आपने टीडीएस काटा है तो उस केस में आपको फॉर्म नंबर 16 इशू करना होगा। एंड इन एनी अदर केस अगर आपने किसी और सेक्शन के अंदर टीडीएस काटा है तो उस केस में आपको फॉर्म नंबर 16 ए इशू करना होगा डिडक्टिव को, ठीक है जी। एंड फॉर्म नंबर 16 शैल बी इशू टू द एम्प्लॉय एनुअली by the 15th June of the financial year immediately following the financial year in which the income was paid and tax deducted। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए प्रीवियस ईयर 2022-23 के अंदर आपका टैक्स डिडक्ट करा गया है तो इस केस में कब तक फॉर्म नंबर 16 इशू करना है, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर 2022-23 एंड होगा 31 मार्च 23 को, तो अब इसके बाद 15 जून 2023 यहाँ तक उसे फॉर्म नंबर 16 इशू करना है एम्प्लॉय, ठीक है। एंड फॉर्म नंबर 16 ए कब इशू करना होता है, फॉर्म नंबर 16 ए शैल बी इशूड क्वार्टरली विद इन 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट टू बी फर्निश्ड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस अंडर रूल 31A। तो इसके अंदर क्या ड्यू डेट्स स्पेसिफाई करी गई थी रूल नंबर 31A के अंदर, तो आपका फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून, इसके केस में 31 जुलाई, सेकेंड क्वार्टर आपका जुलाई टू सितंबर, इस केस में 31 अक्टूबर, थर्ड क्वार्टर आपका अक्टूबर टू दिसंबर, इस केस में 31 जैन, एंड आपका फोर्थ क्वार्टर जैन टू मार्च, इस केस में 31 मई। तो आपको यहाँ तक रूल 31 के हिसाब से आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट फर्निश करना होता है एंड आपको फॉर्म कब इशू करना है, ये क्वार्टरली स्टेटमेंट फर्निश करने की ड्यू डेट के विद इन 15 डेज, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए आप यहाँ फर्स्ट क्वार्टर का कहते हैं तो 31 जुलाई तक आपकी ड्यू डेट है स्टेटमेंट फर्निश करने की एंड इसके विद इन द 15 डेज यानी कि 15 अगस्त, तो यहाँ तक आपको सर्टिफिकेट इशू करना है फॉर्म नंबर 16A, ठीक है जी। एंड फॉर्म नंबर 16B, 16C, 16D ये जो हमने पढ़े थे 194 आई इमूवेबल एक्वायर, 194 IB इमूवेबल भाड़ा, 194 मिक्स ऑफ 194C, 194H एंड 194J। तो इस केस में पे के हमें कब सर्टिफिकेट इशू करना होता है, विद इन द 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द चालान कम स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 26 QB QC QD। एंड यहाँ पे ड्यू डेट क्या थी, विद इन द 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द टैक्स इज डिडक्टेड। तो आपने टैक्स लेट सपोज यहाँ पे डिडक्ट करते हैं आप 15 अक्टूबर को, तो ये मंथ एंड होता है आपका 31 अक्टूबर, इसके 30 डेज यानी कि आपका 30 नवंबर, तो 30 नवंबर तक आपको 26 QB QC QD फर्निश करने हैं एंड इसके विद इन द 15 डेज यानी कि 15 दिसंबर तक आपको यहाँ पर फॉर्म नंबर 16B, 16C, 16D इशू करना होगा पेई को, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको ये सब समझ आ गया। एंड यहाँ पर ICAI ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि फॉर्म नंबर आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने के लिए जरूरत नहीं है, रूल नंबर एंड फॉर्म नंबर्स ये केवल आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं, ये एग्जामिनेशन में आपसे चेक नहीं करे जाएंगे। चलिए सेक्शन 205, सेक्शन 205 क्या बताता है, बार अगेंस्ट डायरेक्ट डिमांड ऑन द एसएससी। अब मान लीजिए अगर किसी इनकम के ऊपर टैक्स डिडक्टिबल है एंड टैक्स डिडक्ट एक्चुअली कर लिया गया है, लेट सपोज कि मैं किसी एम्प्लॉय का टीडीएस डिडक्ट कर लेता हूं बट मैं उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को पे नहीं कराता, तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट डायरेक्ट एम्प्लॉय से ये डिमांड नहीं कर सकती कि एम्प्लॉय को यहाँ पर पेमेंट करनी है टैक्स की, क्योंकि मैंने उसका टैक्स डिडक्ट कर लिया है। अगर मैं डिडक्ट नहीं करूंगा तब तो एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है कि उसे पेमेंट खुद से करनी है डायरेक्टली, बट जहां पर टैक्स डिडक्ट कर लिया गया है तो अब यहाँ पर एम्प्लॉय से डायरेक्टली नहीं मांगा जा सकता कि आपको टैक्स पे कराना है, क्योंकि यहाँ पर उसका टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो गया है। Where tax is deductible at source under any of the aforesaid section, the assessee shall not be called upon to pay the tax himself to the extent to which tax has been deducted from that income। अगर टैक्स एक्चुअली डिडक्ट कर लिया गया है तो फिर वो नहीं मांग सकते, बट अगर डिडक्टिबल है बट डिडक्ट नहीं करा गया तब यहाँ पर एम्प्लॉय को या किसी भी एसएससी को खुद से टैक्स पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। सेक्शन 206A, फर्निशिंग ऑफ स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी इनकम टू रेजिडेंट विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स। तो अभी 206A क्या बताता है, सेक्शन कास्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एवरी बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ पब्लिक कंपनी रेफर टू इन प्रोवाइजर टू सेक्शन 194A सबसेक्शन 3 क्लॉज 1। अब ये कौन सी पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया, ठीक है। तो किस किस के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होगा, बैंकिंग कंपनी के ऊपर, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर एंड पब्लिक कंपनी के ऊपर जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ रेजिडेंशियल हाउस इन द इंडिया, ठीक है। टू प्रिपेयर सच स्टेटमेंट फॉर सच पीरियड एज में बी प्रेस्क्राइब, तो इन्हें एक स्टेटमेंट बनाकर जैसे भी प्रेस्क्राइब करा जाएगा, इन्हें एक स्टेटमेंट बना के फर्निश करना है। इफ दे आर रेस्पॉन्सिबल टू पेइंग टू अ रेजिडेंट, अगर ये किसी रेजिडेंट को पे करते हैं इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, अगर ये किसी रेजिडेंट को इंटरेस्ट इनकम पे करते हैं एंड पेमेंट शुड बी ऑफ एनी इनकम नॉट एक्सीडिंग 40,000। इन द केस ऑफ बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी 40,000 रुपए से ज्यादा पेमेंट नहीं करते, 40,000 रुपए से ज्यादा पेमेंट नहीं करते तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। एंड इन एनी अदर केस यानी कि पब्लिक कंपनी वाले केस में अगर वो 5,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट नहीं करते, ठीक है। तो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंकिंग कंपनी या पब्लिक कंपनी जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस इन द इंडिया, वो किसी रेजिडेंट को कोई इंटरेस्ट इनकम पे करते हैं
एंड कितने तक की, इन द केस ऑफ बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी 40,000 रुपए तक की, या इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी 5,000 रुपए तक की, तो उन्हें एक स्टेटमेंट बनाकर सबमिट करना मैंडेटरी है। ठीक है जी, चलिए सेक्शन 206AA। अब ये क्या बताता है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ फर्निशिंग पैन इन ऑल टीडीएस स्टेटमेंट, बिल्स, वाउचर्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन डिडक्टर एंड डिडक्टिव। तो यहाँ पर टीडीएस आप जिस टाइम पे आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो डिडक्टिव की रिक्वायरमेंट है कि वो डिडक्टर को अपना पैन फर्निश करे। एनी पर्सन हुज रिसिप्ट्स आर सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, यानी कि जिसकी इनकम के ऊपर टैक्स डिडक्टिबल है, द डिडक्टर शैल मैंडेटरली फर्निश हिज पैन टू द डिडक्टर, failing which the deductor shall deduct the tax at source at higher of the following date। तो डिडक्टिव के यहाँ पे मैंडेटरली उसे अपना पैन फर्निश करना जरूरी है डिडक्टर को, बट अगर वो पैन फर्निश नहीं करता तो इस केस में डिडक्टर किस रेट से टीडीएस काटेगा उसका, तो हायर रेट से टीडीएस काटेगा। किस रेट से, या तो जो रेट एक्ट के अंदर प्रेस्क्राइब करे गए हैं, और एट द रेट एट इन फोर्स, यानी कि जो रेट फाइनेंस एक्ट के अंदर प्रेस्क्राइब करे गए हैं, और एट द रेट ऑफ 20%, और इन द केस ऑफ 194O ईसीओ ऑपरेटर और 194Q परचेज ऑफ गुड्स, तो इस केस में 5%। ठीक है, रेट प्रेस्क्राइब्ड इन द एक्ट, रेट मेंशन्ड इन द फाइनेंस एक्ट, और 20%, और इन द केस ऑफ 194O 194Q 5%, विच एवर इज हायर। फॉर एग्जांपल जैसे हम 194B बैटिंग वाले केस में पढ़ते हैं कि अगर आपकी कोई लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग की इनकम होती है तो उसके ऊपर 30% के रेट से टैक्स डिडक्ट करना होता है, तो यहाँ पर आपका 30% के रेट से ही टैक्स डिडक्ट होगा। बट अगर मान लीजिए कहीं पे आपका 5% के रेट से टैक्स डिडक्ट होना है, फॉर एग्जाम्पल 194H, एंड यहाँ पर आप डिडक्ट ही अपना पैन नहीं सबमिट करता, तो इस केस में उसका टैक्स डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 20%। ठीक है जी, चलिए tax would be deductible at the rates mentioned above also in the case where the taxpayer files a declaration in the form 15G or 15H under section 197A। तो अगर 197A के अंदर भी कोई डिक्लेरेशन फाइल कर देता है एसएससी कि उसका टैक्स डिडक्ट नहीं होना चाहिए, बट अगर वो अपना पैन नहीं देता साथ में, तो इस केस में भी उसका टैक्स डिडक्ट होगा एट द रेट प्रेस्क्राइब्ड इन द एक्ट और मेंशन्ड इन द एक्ट, और 20% और 5% इन द केस ऑफ 194Q और 194O whichever is higher। ठीक है जी, if the pen provided to the deductor is invalid or it does not belong to the deductee, it shall be deemed that the deductee has not furnished the pen to the deductor। अगर पेन आपका इनवैलिड है या वो डिडक्टी का नहीं है तो यही माना जाएगा कि आपने पेन फर्निश नहीं कराया एंड आपके हायर रेट एप्लीकेबल हो जाएंगे। टीडीएस का हमारा लास्ट सेक्शन 206AB, हायर रेट्स ऑफ टीडीएस फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। 206AB require tax to be deducted at the source under the provision of the chapter on any sum or income or amount paid or payable or credited by a person to a specified person at the higher of the following rate। तो पहले हमें यहाँ पे जानना है, तो 206AB क्या बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन कोई पेमेंट करता है, कोई भी इनकम पे करता है किसी स्पेसिफाइड पर्सन को, तो उसका टैक्स डिडक्ट कर दिया जाएगा एट द हायर ऑफ द फॉलोइंग रेट। कौन कौन से रेट, ट्वाइस द रेट प्रेस्क्राइब्ड इन द एक्ट, कि आपके एक्ट के अंदर जो भी रेट प्रेस्क्राइब करे उसके डबल पे, ट्वाइस द रेट इन फोर्स, यानी कि जो आपके फाइनेंस एक्ट के अंदर रेट मेंशन है उसके ट्वाइस उसके डबल पे, या 5% व्हिचएवर इज हायर। तो इन तीनों का जो भी हायर होगा उस पर आपका टैक्स डिडक्ट कर लिया जाएगा अगर कोई भी पर्सन किसी स्पेसिफाइड पर्सन को कोई पेमेंट करता है। अब यहाँ पर हमें जानना है कि ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, तो स्पेसिफाइड पर्सन समझते हैं पहले। स्पेसिफाइड पर्सन मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर immediately preceding the financial year in which the tax is required to be deducted, for which the time limit for furnishing the return of income under section 139(1) has been expired, and the aggregate of the tax deducted at source and tax collected at source in his case is ₹50,000 or more in the said previous year। ठीक है जी, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि स्पेसिफाइड पर्सन कौन है। स्पेसिफाइड पर्सन वो है कि जिसने अपने इस साल में, जिस साल में उसका टैक्स डिडक्ट करना है, जिस साल में उसकी इनकम पे टैक्स डिडक्टेबल है, उससे प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस असेसमेंट ईयर के उसने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करी, एंड रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की ड्यू डेट एज स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 139(1) हैज बीन इलैप्स्ड, यानी कि वो 139(1) की ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी है एंड उसने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करी थी, एंड उसका प्रीवियस ईयर के अंदर टीडीएस पीछे 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो इस केस में यहाँ पर उसे स्पेसिफाइड पर्सन बोला जाएगा। एंड इस पर्सन के लिए रेट्स लगेंगे ट्वाइस ऑफ द रेट्स प्रेस्क्राइब्ड इन द एक्ट, ट्वाइस ऑफ द रेट्स इन फोर्स और 5% व्हिचएवर इज हायर। बट 206AB किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, 192 सैलरी, 192A यानी कि प्रीमैच्योर विड्रॉल फ्रॉम द ईपीएफ, 194B बैटिंग अगर या 30% वाला केस, 194BB भागम भाग हॉर्स रेस, 194IA IB एंड M, IA इमूवेबल एक्वायर, इमूवेबल भाड़ा, मिक्स ऑफ 194C 194H 194J एंड 194N कौन सा है आपका, नोट्स वाला, कि अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं इन द एक्सेस ऑफ 1 करोड़ रुपीज, तो इन सभी सेक्शंस के ऊपर आपका ये 206AB के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। एंड अगर किसी पर्सन के ऊपर 206AB भी अप्लाई हो जाता है, 206AA भी अप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन अपना पैन भी फर्निश नहीं करता
एंड उसने अपनी लास्ट प्रीवियस असेसमेंट ईयर की उसने रिटर्न ऑफ इनकम भी फाइल नहीं करी थी, जिसकी 139(1) की ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी है। तो अब इस केस में कौन से रेट्स लगेंगे, तो जो भी रेट 206AA और 206AB में जिस भी सेक्शन के अंदर हायर रेट्स आएगा, मान लीजिए आपका 206AB के अंदर तो आता है 5% और आपका यहाँ पर आता है 20% 206AA में, तो आपको 206AA के हिसाब से 20% आपका अप्लाई हो जाएगा, 20% के हिसाब से आपको टैक्स डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। ठीक है जी, तो इसी के साथ यहाँ पर हमारा टीडीएस का चैप्टर फिनिश हो जाता है। एंड अब हम इस चैप्टर के अंदर हमारा बचता है एडवांस टैक्स एंड टीसीएस। ये दोनों बड़े ही छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियोस के अंदर 2 अलग सेपरेट वीडियोस दूंगा मैं आपको। तो मैक्सिमम 15 मिनट की एडवांस टैक्स की होगी और 15 से 20 मिनट 25 मिनट के अप्रॉक्स आपकी टीसीएस की वीडियो होगी। तो ये 2 वीडियोस मैं आपको सेपरेटली प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी के लिए टीडीएस हम यहीं पे खत्म कर दें इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो काफी हमारी नहीं तो लेंदी हो जाएगी। एंड अभी आपको क्या करना है, टीडीएस की ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से सुननी है, पूरी वीडियो अच्छी तरीके से आपको 2-3 बार सुननी है। बहुत निटिग्रिटीज हैं टीडीएस के चैप्टर के अंदर, बट काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। एंड इसके बाद आपको सभी इलस्ट्रेशंस क्वेश्चंस एक बार खुद से टीडीएस के सॉल्व करने हैं एंड आपको अपने माइंड के अंदर टीडीएस को अच्छी तरीके से फिट कर लेना है। एंड मैं आपको एडवांस टैक्स एंड टीसीएस की वीडियो बहुत ही जल्द प्रोवाइड कराऊंगा। एंड इसी के साथ यहाँ पर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको इससे बेनिफिट हो रहा है तो आपके फ्रेंड्स को भी जरूर बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज आप जितनी बांटेंगे उतनी ही नॉलेज आपको बढ़ती है। ठीक है, तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड एंड आप अपने एग्जाम्स के लिए अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। यू विल डेफिनेटली रॉक योर एग्जाम्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। सो आप मुझे इजाजत दीजिए जाने की। थैंक यू, गुड बाय, साइनिंग ऑफ।